अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का जिक्र करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है, वाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। पहली लाइन में ही इसकी वजाहत की गई है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एम्फोटेरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एसिड बेस दोनों के तौर पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले की इक्वेशन के अंदर उनका एसिड के तौर पर काम करने का जिक्र किया जा रहा है कि वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है उसकी फॉर्मेशन कराते हैं। तो जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है, एसिड के तौर पर यहाँ पर काम करें। नीचे वाली इक्वेशन के अंदर वो बेस के तौर पर काम कर रहे हैं और उस दौरान जो है वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो ये एसिड बेस दोनों के तौर पर काम करते हैं, इसीलिए इनको एम्फोटेरिक इन नेचर कहा जाता है। फिर दूसरा सवाल, वाई अमाइनो एसिड्स आर नेम्ड सो। अमाइनो एसिड्स को ऐसे क्यों कहा जाता है अमाइनो एसिड? तो इसकी वजह ये है कि इनके अंदर एक ग्रुप अमाइनो ग्रुप होता है जो NH2 होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि एसिडिक होता है। क्योंकि इसके अंदर एसिडिक और अमाइनो ग्रुप दोनों मौजूद है, इसीलिए इसको अमाइनो एसिड कहा जाता है। फिर हमारे पास एक और सवाल मौजूद है, हाउ मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड। मोनोसेक्राइड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है? एक तो उनका कार्बन के नंबर के हिसाब से, जिस तरह से बुक में मौजूद है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। और दूसरा अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के हिसाब से। तो अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों को जिक्र किया जा रहा है कि उनके कौन कौन से मौजूद है। ट्रायोस को कौन से मौजूद है, टेट्रोस के कौन से हैं, पेंटोस के कौन से, हेक्सोस के, हेप्टोस के कौन से, ये सारे आपके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फिर एक और सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बायो एलिमेंट जो हमारे अंदर 98% मौजूद हैं उनके नाम क्या है और उनको लिस्ट की सूरत में लिखें। तो 6 एलिमेंट से जो 98% हमारे अंदर मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके अलावा कैल्शियम होता है। लेकिन आपकी बुक में क्योंकि सल्फर लिखा हुआ है तो आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सल्फर को लिखेंगे। फिर उसके बाद सवाल है कि फैट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है? इसकी वजह यह है कि फैट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो जब बॉन्ड टूटेंगे लाजिम बात है एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड्स को बनाने में एनर्जी यूज होती है। तो बॉन्ड ज़्यादा है, ज़्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी। उसके अलावा लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के दौरान कौन से स्टेप्स होते हैं? तो 2 स्टेप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन का, जब राइबोज शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस आकर के जुड़ेगा न्यूक्लियोसाइड बनेगा। फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फास्फेट जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है 2 स्टेप्स के अंदर। फिर आ गया हमारे पास लास्ट सवाल कि सैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल और अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल के दरम्यान में फ़र्क कौन सा है? सबसे पहले अगर हम सैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल का जिक्र करें, इनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है। हमने जब जिक्र किया था कि कार्बन की एक बड़ी सी चेन थी और उसके साथ में डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में बीच बीच में मौजूद थे। अब मज़े लिखा हुआ है कि फैटी एसिड की जो चेन है वो मुकम्मल तौर पर सैचुरेटेड होती है हाइड्रोजन एटम के साथ में। मतलब ये है कि जो कार्बन इसमें पाए जाते हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोजन के साथ में बाइंड होते हैं। जब हमने चेन देखी थी कार्बन कार्बन के साथ में इस तरह से ये लंबी सी कतार है, तो इनका कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ में बाइंड किया हुआ है। यहाँ पर भी ये जो है 2 हाइड्रोजन के साथ में बाइंड किया हुआ है, इस तरह से ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ में। तो इनके कार्बन जो है ज़्यादातर हाइड्रोजन के साथ में जुड़े हुए हैं। जबकि अगर हम अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल का जिक्र करते हैं तो उनमें इतने ज़्यादा कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में जुड़े हुए नहीं होते। मिसाल के तौर पर जब कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना हुआ है तो अब कार्बन के पास सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है। तो एक बॉन्ड ये मिसाल कार्बन के साथ जोड़ देगा, बाकी इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड होगा जो कि हाइड्रोजन के साथ में बनेगा। इसी तरह से इसके पास भी एक बॉन्ड होगा जो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो ज़्यादातर ये हाइड्रोजन के साथ बाइंड नहीं हुए पड़े, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर सैचुरेटेड नहीं होती हाइड्रोजन के साथ में। फिर उसके बाद मजीद आ गया कि सैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एग्जांपल आ गई बटर। अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो आमतौर पर जो है लिक्विड की सूरत में होते हैं और इनकी एग्जांपल में ऑयल्स आ जाते हैं। मजीद अगर हम बात करें, सैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल जो है एनिमल में से हासिल होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो प्लांट्स में से हासिल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।